नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज दिल्ली में चुनावी प्रचार का शोर थम गया। अब इंतजार 7 तारीख के मतदान का है, लेकिन इस बीच आज बीजेपी खेमे से कुछ ऐसे बयान आए जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के नतीजों को मोदी सरकार के कामकाज पर रेफरेंडम मानने से इनकार कर दिया। वहीं एक और काबीना मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि यह चुनाव मोदी सरकार पर जनमत संग्रह नहीं, चुनाव सीएम के लिए हो रहे हैं, पीएम के लिए नहीं। ऐसे में सवाल ये, कहीं कई सर्वे में खुद को पिछड़ता देख बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए भूमिका बनानी तो नहीं शुरू कर दी है? जब बीजेपी ने दिल्ली में वोट मांगा ही मोदी के नाम पर, तो नतीजों से मोदी आखिर कैसे बच सकते हैं? आज सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी के कामकाज से दिल्ली के नतीजों को आंकना सही है? क्या मोदी के 8 महीने पर भारी पड़ेंगे केजरीवाल के 49 दिन? सवाल यह भी, क्या दिल्ली चुनाव केजरीवाल का सियासी भविष्य तय कर देगा? तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आदरणीय मोदी साहब, दिल्ली चुनाव में बीजेपी का यह पोस्टर कहता है कि चलो चले मोदी के साथ। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने वोट मांगा तो मोदी के नाम पर, और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सियासी अखाड़े में ताल ठोका, तो भी अपना दम दिखाकर। अब मैं भी आप ही की तरह दिल्ली वाला हो गया। मैं भी अब दिल्ली में रहता हूं और इसलिए दिल्ली आगे बढ़े, मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। दूसरे राज्यों की तरह पूरा कैंपेन मोदी को केंद्र में रखकर हुआ, लेकिन ओपिनियन पोल में जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की हवा खराब दिखाई गई, पार्टी ने हार के क्रेडिट से कैप्टन को किनारे कर दिया। क्या ये चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया है? केजरीवाल कौन है? उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और रिजल्ट क्या रहे ये सभी जानते हैं। दिल्ली में भी उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। केजरीवाल और मोदी के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें 400 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है। 70 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव नतीजों को सिर्फ 8 महीने पुरानी केंद्र सरकार की रायशुमारी नहीं कही जा सकती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 49 दिन की सरकार चलाने वाले केजरीवाल बीजेपी के सामने बड़ी ताकत बनकर खड़े हैं। ये बात सिर्फ सर्वे ही नहीं कह रहे, बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इसी अंदेशे और ओपिनियन पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी गदगद है। टीम केजरीवाल पहले ही मान चुकी है कि दिल्ली के महाभारत में वो पांडवों की सेना है। किरण बेदी जी ने दिल्ली की जनता से जितने भी वादे किए हैं कि हर आदमी को मकान होगा, हर आदमी के सर पर छत होगी, पानी होगा, बिजली होगी, उसमें से कितने वादे महज जुमले हैं और कितने वादों पर वो काम करेंगे। जीत पक्की मानकर चल रही आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सियासी अखाड़े में सिर्फ जुबानी हवाबाजी से काम नहीं चलता, बल्कि जनता का वोट हासिल करना पड़ता है। किरण बेदी पर कलह के बावजूद बीजेपी दिल्ली के दंगल में मजबूत प्रतिद्वंदी है। ऐसे में अगर बीजेपी ने टीम केजरीवाल को दिल्ली में चारों खाने चित्त कर दिया, तो आम आदमी पार्टी के सियासी भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो चलिए अब सबसे बड़ा सवाल में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ नलिन कोहली जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की नेता मेरे साथ मौजूद हैं और प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और नलिन, पहला सवाल तो आपसे ही है मेरा। ये वेंकैया नायडू से लेकर अमित शाह साहब तक ने जो बयान दे दिया कि ये चुनाव मोदी सरकार पर जनमत संग्रह नहीं है, इसकी जरूरत क्या थी? कहीं 7 तारीख से पहले 10 की तैयारी में तो नहीं जुट गए आप लोग? पहली बात यह है कि जनमत संग्रह या रेफरेंडम क्या होता है, वो तो हो चुका है मई में। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उसी तो रेफरेंडम में बने। तो क्या रेफरेंडम हर हफ्ते या हर महीने या अलग अलग चुनाव से चुनाव होते हैं? नहीं होता है। अच्छा। रेफरेंडम का अर्थ ही यही होता है कि एक विषय या एक व्यक्ति के ऊपर में एक निर्णय आ जाता है। लेकिन दूसरी बात है, मोदी जी का हम लोग प्रचार में प्रयोग करते हैं, वो प्रचार करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या है? हमारा एजेंडा है चलो चले मोदी के साथ। बिल्कुल, और उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। हमारी कई जगह सरकारें, कई जगह चलो चले मोदी के साथ जब आप कह रहे हैं, तो दिल्ली की जनता अगर मोदी के साथ चलने को तैयार नहीं हुई, तब क्या करेंगे?
मैं वही कहने जा रहा था, पर आपने सवाल वही पूछा। मैं कह रहा था कि कई जगह हमारी सरकारें हैं, कई जगह नहीं है, लेकिन भारत सरकार भारतवासियों की सरकार है और पूरे भारत की सरकार है। जहां पर हमारे राज्यों में हमारी सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो जो विकास की हम लहर लाना चाहते हैं या जो केंद्र सरकार करना चाहती है काम तो राज्यों में होंगे, वो हम ज्यादा तेजी से कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन किसी के साथ भेदभाव थोड़ी ना करते हैं। तो हम तो दोनों तारों को जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, और दोनों राज्य में आए तो हम मानते हैं कि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में तालमेल मिलाकर जल्दी से बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय सिंह मेरे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। संजय जी, क्या मोदी के कामकाज से दिल्ली के नतीजों को आंकना सही है? नहीं, निश्चित रूप से जब इस देश के अंदर प्याज का दाम बढ़ा था तो दिल्ली की सरकार चली गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार आई थी, अगर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें, पूरा प्रचार नरेंद्र मोदी जी को केंद्रित करके किया जी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बार बार कहा, ये बात तो हम लोग कहते थे कि ये मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं है, इसमें आप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं, हम मोदी जी हमारा चेहरा है, मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, हम उनको लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब अपनी भाषा को परिवर्तित क्यों कर रहे हैं? इसका कारण बहुत साफ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है। और आम आदमी पार्टी को जो टीवी चैनल्स और मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, उसमें लगभग 50 सीटें मिलने वाली हैं। रागिनी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन नलिन, इसी पर एक कमेंट आपसे मैं पहले चाहूंगा। जो बातें संजय सिंह कह रहे हैं उसका अर्थ यह निकलकर सामने आ रहा है कि जीते तो मोदी और हारे तो बेदी। इसी राह पर चल पड़े हैं क्या आप लोग? नहीं, अगर आप लगातार आम आदमी पार्टी की बातों को सुनेंगे या उनके आप प्रचार को देखते हैं तो उनकी इच्छा शुरू से थी कि ये मोदी जी बनाम केजरीवाल ना बने, क्योंकि हर जगह वो अपने आप से ही सिलेक्ट करते थे ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जैसे जगदीश मुखी जी का नाम उन्होंने अपने आप सेलेक्ट कर लिया। दूसरी बात है, जहां सर्वेज की बात कर रहे हैं संजय भाई, तो कई सर्वे आए भी हैं पास्ट में। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड उनके सर्वेज पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मुझे याद है मई में तो अपने सर्वे के आधार पे वाराणसी जीतने वाले थे केजरीवाल जी, ऐसा हुआ नहीं। अप्रैल में उनका सर्वे आया था, वो भी गलत साबित हुआ। तो इसीलिए अपनी बात रखकर अपना पीठ पर थपथपाना ये बड़ी स्वाभाविक बात होती है कई पार्टियों के लिए। अगर वो सर्वे में जीत अपनी मानते हैं, बहुत बढ़िया, हम तो जनता के निर्णय के लिए प्रतीक्षा करेंगे कि जनता परसों वोट डालेगी, पता पड़ जाएगा। जी रागिनी, देखिए, मोदी जी तो स्वयं ही अपने भाषणों में बार बार ये बात कह रहे हैं। जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि हम अपने सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं, टीवी चैनल की सर्वे की बात कर रहे हैं। हाँ रागिनी, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मोदी जी तो खुद ही बार बार चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में आप मुझे वोट दीजिए, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत आसानी होगी दिल्ली में काम करने में। और जो वो पहले संघीय ढांचे को ज्यादा मजबूत करने की बात करते थे कि कोई भी सरकार राज्य में हो, केंद्र सरकार मदद करेगी, अब उससे बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। और आप बदहवासी की हालत देखिए कि आप वो बाजारू, बिकाऊ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ओपिनियन पोल्स की भी बात कर रहे हैं। तो जब तक ओपिनियन पोल उनके हित की बात करते थे तब तक ओपिनियन पोल ठीक थे। 2 रैलियों में प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और आज वो कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पलड़ा कहीं उनका कमजोर होता जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की भी यही हालत है। टोटल टीवी का सर्वे तो ऑटो के पीछे चिपका के सब जगह घूमते रहे, पूरी दिल्ली को दिखाते रहे। पर जब बीच में ऐसा एक दौर आया कि भाजपा को ज्यादा सर्वे आगे दिखा रहे थे तो योगेंद्र यादव जी राजनेता से सिफोलॉजिस्ट बन गए और पूरे देश को उन्होंने समझाया कि किस तरीके से ये जो सर्वे हो रहे हैं ये सब फ्लॉड हैं, इनमें गलत तरीके से तो ये तो होता रहा। रागिनी, आप लोग सर्वे को नहीं मानती थी जब आपके हम तो अभी भी सर्वे को नहीं मानते। आम आदमी पार्टी का ही उदाहरण दे दूं कि अंडर करंट पिछली बार आम आदमी पार्टी का जो था वो कोई भी आकलन उसका नहीं कर पाया और इस बार वही अंडर करंट कांग्रेस के फेवर में भी है, उसका आकलन भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, अंडर करंट है, मतलब आप ये कहना चाह रही कि सरकार आप लोगों की बन रही, कांग्रेस की बन रही है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि टीवी चैनल वाले या तमाम सर्वे वाले इसको भांप नहीं पा रहे हैं। मुद्दों की बात जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी ने की है और जनता की संवेदना इस बार कांग्रेस पार्टी के ही साथ, मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में, यही कह रही है ना? बिल्कुल बहुमत की तरफ हम आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात। प्रदीप जी, जरा मुझे ये बताइए, रेफरेंडम पर एक बार दोबारा से मैं आना चाहूंगा, चूंकि अमित शाह ने भी ये बयान दिया, वेंकैया नायडू साहब ने भी दिया। अगर आप मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं दिल्ली में, तो कैसे नहीं माना जाएगा कि रेफरेंडम है जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे? देखिए अखिलेश जी, जो नितिन
नलिन कोहली ने बात कही तकनीकी रूप से सही है कि राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, केंद्र के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, उनको प्रधानमंत्री से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो राज्य में जब भी बीजेपी कांग्रेस हारती थी तब ये कहती थी कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है। अब उसका रसूख खत्म हो गया, उसकी रिट चलना बंद हो गई, तो ये आरोप बीजेपी लगाती थी उस समय। तो राजनीति में जब जो हारेगा तो उसका श्रेय, और किसी भी टीम इवेंट में आप देखेंगे कि उसका दोष जो सबसे बड़ा नेतृत्व है उस पर जाएगा, जीतेगा तो उसका श्रेय भी उसी को जाएगा। बिल्कुल। तो अगर दिल्ली में जीतते हैं तो ये फिर से कहा जाएगा कि ये मोदी अमित शाह की जोड़ी की जीत है जी। तो हार किसकी होगी? जाहिर है किरण बेदी की होगी। नहीं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किरण बेदी को इसीलिए लाया गया है ताकि हार का ठिकरा फोड़ दिया जाए। ये तर्क पार्टी दे सकती है हाँ। लेकिन आम धारणा में ये तर्क चलता नहीं है जी। हार जीत का श्रेय भी उनको जाएगा और हार का दोष भी जाएगा। नलिन कोहली जी, अब तो आपकी पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी ये बात कह दी है, ताली कप्तान को गाली कप्तान को। हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या अमित शाह जी कहते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या अगर वेंकैया जी ने कहा वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शत्रु भाई ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो आप शत्रु भाई से पूछ लीजिए। वो तो तारीफ ही कर रहे थे मोदी जी की, आपने एक बयान को दिखाया, उनके कई बयान आए हुए। अच्छा, मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे, लेकिन एहसास तो आप लोगों को हो चला था, किरण बेदी को जब लेकर आप लोग आए थे तभी ये कहा जाने लगा था कि आप लोग को इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने आपकी पार्टी बौनी पड़ रही है। तमाम लोग ये कह रहे थे, आरोप उस वक्त भी लग रहे थे, और शायद ये एक बड़ी वजह रही कि किरण बेदी को आपने चेहरा बनाया यहां पर। हम लोगों को हमारे यहाँ पास्ट में अगर आप जाएंगे दोनों मॉडल चले हैं। हमने मुख्यमंत्रियों को भी प्रोजेक्ट किया है और बिना मुख्यमंत्री प्रेजेंट किए भी हम चुनाव लड़े। अच्छा। हमारी रणनीति ने बताया कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को या एक मुख्यमंत्री चेहरा प्रस्तुत करना उचित रहेगा। किरण बेदी जी का बहुत बढ़िया उनका एक एक्सपीरियंस है, चेहरा है, और उनके 40 साल का पूरा एक्सपीरियंस उनके पीछे है। यहां तक कि अगर आप याद करेंगे तो केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था कि ये तो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में आ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है रागनी, स्वागत करेंगे। जी रागनी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, संजय सिंह जी के पास में कुछ देर के बाद जाऊंगा, लेकिन रागनी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं। दिक्कत क्या आप लोगों को? जो मॉडल अपनाना चाहे बीजेपी अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनाए, वो एक राजनीतिक पार्टी है, स्वतंत्र है अपने लिहाज से फैसले करने को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ भी तो यही होता है ना रागनी, अगर जीते तो आप लोग उसका श्रेय 10 जनपद को देते थे, हारे तो वहां का जो स्थानीय नेतृत्व है उस पर आप लोग टीका फोड़ देते थे। लेकिन उस पर जो भी टीका टिप्पणी हुई, हमने क्या उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक पार्टी का आंतरिक मामला क्या है वो ये निर्धारित कर सकती है, लेकिन उस पर समीक्षा करना, उसका आकलन करना, उसकी क्या राजनीतिक परिस्थितियों से उसको जोड़कर देखना, ये हर व्यक्ति करता है। अब देखिए 10 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी जी की रैली फ्लॉप हुई, तभी ये समझ में आने लगा भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पर हार तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती दिख रही है। तो अगर मोदी जी का ही चेहरा आगे रहा तो उनकी साख पे बट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए किरण बेदी जी को लाया गया, लेकिन वो और बड़ी फ्लॉप साबित हुई क्योंकि उससे पार्टी में ही मतभेद आगे आने लगे, तमाम तरीके की टीका टिप्पणी हुई। मुखी जी ने तो ये भी कह दिया कि आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद आप देखिए मोदी जी दोबारा थोड़ा सा आगे आए, और अब तो एक बस छोटी सी बात जोड़ूंगी, और अब तो ये हाल हो गया है कि ना जनता साथ है ना जनार्दन, तो कहीं ना कहीं बाबाओं का साथ लेना पड़ रहा है। डेरा सच्चा सौदा। रागनी नायक जनार्दन द्विवेदी का तो नहीं जिक्र कर दिया आप शब्दों को फेर फेर कर लें, लेकिन मेरे आशय को ना बदलिए। डेरा सच्चा सौदा का समर्थन लेना पड़ा। इससे ये भी सामने आता है कि किस तरीके से सौदेबाजी और दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेन देन की राजनीति करती है। हम तुम्हारी नलिन चाहूंगा कि आप इसको जवाब दें। समर्थन दे। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपके पास में आऊंगा कुछ देर के बाद। कुछ दिक्कत आ गई है, तकनीकी खामी है, लेकिन कुछ जवाब देना चाहेंगे नलिन कोहली इस पर, रागनी जो बातें कह रही हैं? नहीं, मैं सुन पा रहा हूं, आ रहा हूं। जी आता हूं, फिर सर आपके पास आता हूं, नलिन को बोलने दीजिए। सबसे अद्भुत जो चुनावी रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी की है। आप गौर से देखिए, कांग्रेस पार्टी ना नेतृत्व की बात करती है, ना एजेंडा की, ना समर्थन उनको मिल रहा है कहां से उसकी बात करती है। उनकी टिप्पणी सिर्फ एक ही चीज पे सीमित होगी कि भाजपा पे कुछ टिप्पणियां दे दे या आम आदमी पार्टियों पे। तो कांग्रेस पार्टी है कहां?
ये पुरानी पार्टी जिसको ने कहा है अपने नाम पर कहती देश को चलाते आ रहे हैं, तो इनको ना जनता से शायद समर्थन मिल रहा है, ना उनको किसी और से समर्थन किसी वर्ग से मिल रहा है, तो सिर्फ प्रश्न उठाना उनका एक काम हो गया है। और पूरे चुनाव के अभियान में कभी आपने इस पूरे डिबेट में रागिनी जी को 1 मिनट देखा है बोलते हुए हमारा एजेंडा ये, हमारा नेतृत्व है, तो मैं अब इससे ज्यादा क्या टिप्पणी करूं? नलिन जी, आपने शायद पुराने डिबेट्स देखे नहीं, बिल्कुल जल्दी बोलूंगी। संजय जी के पास हम कहाँ हैं? आपने पूछा, हम जनता के दिल में हैं। चलो चले मोदी के साथ 5 साल केजरीवाल। आप खुद देख लीजिए कि चेहरे की राजनीति, व्यक्तिवाद की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ही ये कह सकती है कि दिल्ली बनाई थी और दिल्ली बनाएंगे, क्योंकि 15 साल का स्थायी नेतृत्व, वो आपकी समीक्षा होगी, क्योंकि 15 साल का स्थायी नेतृत्व हमने ही दिया जो आप देने की बात कर रहे हैं। आप कभी अपने पिछले 5 साल के कुशासन की बात नहीं करते। चलिए ठीक है, 50 प्याज 100 रुपए किलो बिक रही थी, मैं संजय सिंह का रुख करना चाहूंगा, शहर हो गया था। अगर आप उपलब्धियों की बात करें तो मैं उस पर भी बोल सकती हूँ, पर अखिलेश जी समय नहीं देंगे। एक मिनट, मैं संजय सिंह के पास जाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। एक वाक्य, बिल्कुल छोटे में नलिन, अखिलेश जी जरूर, हाँ एक वाक्य संजय जी आपकी अनुमति। हाँ एक वाक्य में खत्म करूंगा। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता और भारत की जनता ने बड़े हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कांग्रेस वाले हम प्लीज हमें अपने दिल में मत बसाइए, हम झेल नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपने सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और संजय सिंह जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारा दूसरा सवाल, आज सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में यह है कि क्या मोदी के जो 8 महीने हैं उस पर भारी पड़ेंगे केजरीवाल के 49 दिन? क्या आपको लगता है, और अगर हाँ तो क्यों लगता है? क्या तर्क है इसके पीछे? संजय सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ा तर्क इसके पीछे ये है कि 8 महीनों में जनता से जो आपने वादा किया था उस पर कुछ भी पूरा करके आपने नहीं दिखाया। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई की हालत। इसका जवाब नलिन से लूंगा, मैं आपके 49 दिन की बात कर रहा हूं संजय सिंह जी। चीनी के दाम बढ़ गए। नहीं, ऐसा 49 दिन में आपने क्या किया था जो भारी पड़ने जा रहा है? तुलना आप कर लीजिए ना। हाँ, आप सुन तो लीजिए, जो भारी पड़ा था वो सुन लीजिए ना। 49 दिन में हमने कहा था बिजली का दाम आधा करेंगे, हमने किया। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, हमने किया। हमने कहा था ठेके के कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, उसमें हमने कार्रवाई की। हमने जो वादे जनता से किए थे उसके ऊपर हमने काम किया 49 दिनों में। ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा था ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने काम किए, लेकिन उसका हासिल क्या रहा? आपको बनारस की चिंता हो गई, दिल्ली छोड़कर आप चले गए। अभी आप देखिए अखिलेश जी, अभी आप उन लोगों को बोलने दे रहे थे, अब आप मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे। बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मुझे बात अपनी कहने दीजिए। 8 महीने के अंदर इन्होंने काला धन लाने की बात कही थी, आज कह रहे हैं जुमला था। तो क्या इसी मुहावरे के लिए? नलिन देखिए, ये तो बताना पड़ेगा आपको। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया, मैं जवाब लेना चाहूंगा नलिन से। नहीं आता हूं संजय जी आपके पास। नलिन, ये बात जो आप लोग कह रहे हैं, अमित शाह साहब ने जो ये बात कह दी कि काला धन वाली बात एक जुमले की तरह आपने उसको इस्तेमाल किया, तो क्या जनता को बेवकूफ बनाया गया वोट हासिल करने के लिए? 2 मेरी टिप्पणी है। एक, संजय भाई ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही कि कितनी बढ़िया सरकार चला रहे थे वो 49 दिन में, लेकिन इसीलिए शायद केजरीवाल जी को जनता से बार बार माफी मांगना पड़ा कि मैं भागकर जा रहा हूं सरकार से। अगर अच्छा काम हो रहा होता तो शायद सरकार में रहते। दूसरी बात, जो आपने काले धन पर प्रश्न उठाया जी, मोदी जी के बयान को प्लीज प्ले करिएगा और आपके भी आर्काइव्स में होगा। मोदी जी ने कहा लोग कहते हैं कि यदि इतना काला धन आ जाए तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा। आप प्ले करिएगा जरूर, आपके आर्काइव्स में होगा। जी बिल्कुल। तो जब उन्होंने इस वाक्य को इस रूप से लिखा, लोग रख रहे हैं। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कमिटमेंट दी, लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार काले धन पर पहले दिन से ही लगी हुई है, काम कर रही है, काम करती हुई सरकार दिखती है। लेकिन वो 15 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे? एजेंडा आप हमें जज करिएगा जब 5 साल खत्म हो जाएंगे। मतलब 5 साल अंत होते होते 15 लाख रुपए आ जाएंगे हर भारतीय के खाते में, माने ये बात नलिन? ये आप भी वही कहेंगे जुमला है? आप ऐसा अखिलेश जी अपना मजाक कर सकते हैं, हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, आप ये मजाक हो गया? हमारे लिए मजाक का मुद्दा नहीं, हमारे लिए। मैं आता हूँ रागिनी, आप ही के पास आऊंगा। बिल्कुल छोटे में कहिएगा, प्रदीप जी का रुख करना। बिल्कुल छोटे से कहूंगी। अच्छा चलिए, ये तो मानेंगे नलिन जी कि आपने कहा था 100 दिन के भीतर काला धन लाएंगे, कितनी भी राशि हो। मन की बात अगर आप सुनेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं है कितना पैसा है। पर अब
अब लोग ये भी कह रहे, सुन लीजिए, कि 15 लाख रुपया शायद सबसे पहले मोदी जी के अकाउंट में आ गए, तभी 10 लाख रुपए का सूट पहनकर घूम रहे हैं, खुद को चौकीदार और जनता का सेवक कहने वाले। अच्छा, राहुल गांधी को उनके कोट की सूट की क्यों चिंता हो गई है रागनी, ये भी मैं समझना चाहूंगा। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं पूरे देश को चिंता है, क्योंकि अंत्योदय की बात करने वाले, महात्मा गांधी का हर जगह उदाहरण देने वाले, ये कहने वाले कि गरीब व्यक्ति आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर रह गया है, वो व्यक्ति अगर 10 लाख का सूट पहनता है जिसपे उसी का नाम लिखा हुआ, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ये तो केवल आत्ममुग्धता की निशानी। मैं माफी चाहूंगा संजय जी, ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आऊंगा। सर 10 सेकंड में अगर आप प्रदीप जी कमेंट करना चाहें, क्या वाकई ये जुमला था 15 लाख रुपए का? नहीं, देखिए जुमला तो देखिए चुनाव हम समझ नहीं पाए कि जुमला आप चुनाव के दौरान जो भी कहते हैं जनता उसको गंभीरता से लेती है। बिल्कुल, अगर आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए जो भी वायदा आपने चुनाव के दौरान किया उसके आधार पर लोगों ने राय बनाई और वोट दिया, तो उसकी जवाबदेही तो आपकी बनती ही है। बिल्कुल, और जवाबदेही से आप ऐसे नहीं बच सकते हैं सिर्फ ये कह के कि वो जुमले के तौर पर हमने इस्तेमाल किया था। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी बात करेंगे कि क्या दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं वो अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली में मतदान से पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने और एक और कद्दावर नेता वेंकैया नायडू ने जो बयान दिया उससे कई सवाल खड़े हुए। इन दोनों नेताओं का यह कहना था कि दिल्ली के जो नतीजे आएंगे, चुनाव के नतीजे, उसे केंद्र सरकार के कामकाज के रेफरेंडम के तौर पर ना देखा जाए। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए हैं कि अगर मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो कैसे नहीं ये जनमत संग्रह है। संजय सिंह जी, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यह है, आप लोग कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी चूंकि डर गई है इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। डरा कौन है? आप लोग के समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं, बीजेपी वर्सेस रेस्ट का मुकाबला दिख रहा है। आज सीपीएम से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक आपको समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कौन डरा है? नहीं, पहली बात तो ये कि अभी आपने देखा टीवी चैनल पे किस तरीके से प्रचारित किया गया कि लाखों समर्थक डेरा सच्चा सौदा के समर्थन देने जा रहे हैं। तो समर्थन लेने की जहां जहां उनको जरूरत पड़ रही है वो समर्थन ले रहे हैं। अब वो डेरा सच्चा सौदा का सौदा इनको कच्चा सौदा साबित ना हो जाए, ये तो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा। लेकिन सवाल ये डरने डराने का सवाल नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप चुनाव में हैं तो आपको जीत को, हार को, सबको एक सही भाव से लेना चाहिए। नहीं, आपने दिल्ली चुनाव को संजय जी असभ्य भाषा, संजय जी आपने तो इसे महाभारत की लड़ाई बना दी है, दंगल का, संजय जी दंगल का खेल बना दिया। बिल्कुल संजय जी का खेल बना दिया। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया और आपने इसको महाभारत की लड़ाई बना दी। खुद को आप लोगों ने पांडव मान लिया है, इनको आप कौरव कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण आपके साथ है, उनकी चतुरंगिनी सेना जो है जिसमें सिस्टम के का पूरा अंग है, सीबीआई से लेकर आईबी वगैरह, हुआ बीजेपी के साथ है। नहीं, पहले इनके शब्दों को तो सुन लीजिए। आप तो लगातार इंटरप्ट कर देते, बात पूरी नहीं होने देते। राम जादू और क्या क्या शब्द बोला इन लोगों ने चुनाव प्रचार में। अरविंद केजरीवाल को राक्षस कह दिया, नटवरलाल कह दिया, भगोड़ा कह दिया। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया और विज्ञापन में जीते जी अन्ना हजारे के चित्र में माला पहना दिया, राष्ट्रपति की कुर्सी पे मोदी जी को बैठाल दिया। ये चुनाव को किस ओर ले जा रहे हैं? यही तो नहीं महंगा पड़ गया नलिन कोहली जी। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़े जाएंगे नलिन कोहली जी, यही तो नहीं महंगा पड़ रहा है। बहुत घातक तरीका है लोकतंत्र में। चुनाव में अगर बड़ी जीत मिले तो अहंकार नहीं आना चाहिए और हार जाए तो हताशा नहीं आनी चाहिए। ये लोकतंत्र का तरीका। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं नलिन कोहली जी से। नलिन, इस तरीके से अहंकार में काम नहीं करना चाहिए। कहिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जो अभी उदाहरण दिया कि वो पांडव है, हम कौरव है। जनता यदि हमें वोट दे देती, हमारी सरकार बनती है, क्योंकि कई सर्वे हमारे भी पक्ष में है, तो क्या ये महाभारत बदल नहीं जाएगी कि पांडवों की हार हो गई कौरवों की सेना के साथ? तो ऐसा इस प्रकार के जुमले देना अपनी जगह है। जहां तक संजय जी की बात है, ये तो हर प्रयास कर रहे किसी ना किसी तरह से हम जो है कहीं से वोट ले ले। अब आज डेरा सच्चा सौदा के अगर लोगों ने अपने से समर्थन दिया तो कहते समर्थन मत लीजिए। जब मुख्यमंत्री नहीं घोषित हुआ तो उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री को अपने आप से घोषित कर दिया। जगदीश मुखी जी की फोटो लगा दी और फोटो भी ऐसी लगाई जिसमें जगदीश मुखी जी अति दुखी लग रहे थे। केजरीवाल जी का बड़ा प्यारा सा एक स्माइल उसके सामने था। तो ये सब हताशा और घबराहट की बातें इनकी है। हम शांति से कहते जा रहे हैं कि जनता तय करेगी। 7 तारीख दूर नहीं है, 10 भी दूर नहीं है, जनता के हाथों में रहने दीजिए। लेकिन नलिन कोहली जी, एक और सवाल है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि जिस प्रचार तंत्र का इस्तेमाल पिछली लोकसभा में आपने किया। एक मिनट अखिलेश जी, जी बोलिए। आपके चुनाव की जो भाषा है वो आपको शालीन लगती है,
वो शांति प्रिय लगती है? आपकी जो भाषा है, बाजारू शब्द का इस्तेमाल, जंगल में भेज दो, नक्सलवादी है, ये आपको शालीन भाषा लगती है क्या? आप जिस प्रकार के विज्ञापन छाप रहे हैं, नकारात्मक, नहीं आपने मैं जवाब दे दूं जी नहीं जी नलिन जी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे अगर आप शालीनता की बात कर रहे हैं तो जैसे सोमनाथ नहीं जैसे सोमनाथ, अरे मैं कुछ कह तो दूं। हाँ नलिन जी बोलिए कुछ कह तो दूं, उन्होंने प्रश्न पूछा उसके बाद बिल्कुल छोटे में बोलिएगा, बुलेटिन को हम इसी वक्त मैं ये कह रहा था जहाँ शालीनता हाँ शालीनता की जो उदाहरण दे रहे हैं, कम से कम हम हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि सोमनाथ अब चुनाव प्रचार थम गया है, चुनाव प्रचार थम गया है, इस दिशा में हम बहस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये निर्देश है चुनाव आयोग की तरफ से भी निर्देश है, हम अब इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अब प्रचार थम चुका है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। जनता ये तय करेगी, अब तो 7 तारीख को मतदान होना ही है, 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में आखिर किसकी हो रही है जीत। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।